नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर उन्होंने भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया। वहीं सीएम ने धाम में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। वहीं बता दें कि तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की और हक हकूकधारियों के साथ संवाद स्थापित किया। वहीं सीएम ने स्थानीय दुकानदारों से भी भेंट कर हालचाल जाना। सीएम धामी ने कहा कि इस बार की यात्रा अपने अंतिम चरण में है, सभी ने बहुत संतोष व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री आवास में बीती शाम लोक पर्व इगास बेहद सादगी से मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इगास पर्व पर भेलो पूजन किया और भेलो खेलकर ढोल ढमाऊ भी बजाया। मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों को इगास की बधाई देते हुए कहा कि हमें अपनी लोक परंपराओं और लोक संस्कृति को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आज पूरा राज्य धूमधाम से इगास मना रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी प्रदेशवासियों को इगास की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जो वो स्वयं इगास पर्व में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा उत्तराखंड के लोक पर्वों और यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। देहरादून में जिलाधिकारी सवीन बंसल के निर्देश पर देर रात शहर में बार पर एक साथ छापेमारी की गई है। वहीं जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी विकास नगर सदर ने एक साथ कार्यवाही करी है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा शहर में संचालित बियर बार और पब के निर्धारित समय अवधि के बाद शराब परोसे जाने की शिकायतों पर जिला प्रशासन को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आजकल फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सोमवार को जहां हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी चौके छक्के लगाते हुए नजर आए थे, तो वहीं बीते दिन रुद्रप्रयाग में बाइक पर घूमते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग में लोगों से केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के लिए वोट भी मांगे। दरअसल बीते दिन सीएम धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे थे। यहां उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के लिए प्रचार किया। इस दौरान सीएम धामी बाइक भी चलाते हुए नजर आए। वहीं सीएम धामी का ये अंदाज बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता को भी काफी पसंद आया। आप सबका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से आज इस सम्मेलन में जो कोने कोने से मातृशक्ति आई है, उस मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं। और इस अवसर पर मैं इस क्षेत्र की पूर्व विधायक शैला रानी दीदी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने अंतिम सांस तक इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया, लगातार वो चिंता करती थी। भले ही अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास को लेकर जो उनके मन में सपने थे, जो उनकी कल्पना थी, आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि हम उन सपनों को धरातल पर उतारेंगे, उन सपनों को हम पूरा करेंगे। और इसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए, आप सबका स्नेह चाहिए। तो निश्चित रूप से हम उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए मैं आज आप सबके बीच में इस केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन आशा नौटियाल जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया। केदारनाथ उपचुनाव के लिए जिले को 27 सेक्टर और 2 जोन में बांटा गया है। वहीं सुरक्षा और चेकिंग के लिए वहां पर 8 एफएसटी और 10 एसएसटी का गठन किया गया है। यह जानकारी सोमवार को नोडल अफसर एडीजी एपी अंशुमान ने रुद्रप्रयाग पुलिस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी। वहीं उन्होंने जिला पुलिस को बॉर्डर क्षेत्रों में सघन चेकिंग और पड़ोसी जिलों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रुद्रप्रयाग पुलिस ने जानकारी दी कि अब तक 210 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। इसके अलावा असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई के लिए बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
ऋषिकेश के कार्तिकेय शर्मा ने पावर लिफ्टिंग स्टेट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। मेडल जीतकर वापस लौटे कार्तिकेय शर्मा का परिजनों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बेटे को मिठाई खिलाकर उसको उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। वहीं कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि बचपन से ही उसको पावर लिफ्टिंग करने का शौक है। यही शौक आज धीरे धीरे उसे आकाश की बुलंदियों की ओर ले जा रहा है। स्टेट प्रतियोगिता में वह 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अब नेशनल प्रतियोगिता में कार्तिकेय देश का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि अब तक मिल रही सफलताओं का श्रेय वे अपने पूरे परिवार को देते हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायतों का 36 दिन के भीतर निराकरण करना होता है और यदि तय समय पर उसका निराकरण नहीं हो पाता है तो इसका भी स्पष्टीकरण देना होता है। कोटद्वार तहसील के एसडीएम सोहनलाल सैनी की यदि माने तो कोटद्वार तहसील में जितनी भी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल से प्राप्त हो रही है उनका सभी अधिकारियों को समय पर निराकरण के आदेश दिए गए। सभी को मालूम है जो भी पोर्टल पर शिकायतें होती हैं वो टाइम बाउंड होती हैं। 36 दिन के अंतर्गत उनका जो है निराकरण किया जाना होता है और जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी जो है समय समय पर जो है बैठक ली जाती है और त्वरित गति से जो है उनको निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो हम लोग उसको 36 दिन के अंदर जो है कोशिश करते हैं कि उसका जो है निस्तारण हो जाए। तो सभी को जो है निर्देशित किया गया है कि उनकी जाँच करके और जो उसका समस्या का जो है निस्तारण कर सकें। अभी तक उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड उपभोक्ताओं के लिए लगातार सकारात्मक कदम उठा रहा है। विभाग की ओर से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को लगातार बड़ी राहत भी दी जा रही है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव ने बताया कि उपभोक्ताओं को पिछले 5 महीनों में 324 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऊर्जा निगम ने नवंबर महीने के लिए फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट का निर्धारण कर लिया है। नवंबर महीने में बिजली की दरों में औसत 88 पैसे प्रति यूनिट तक की कमी आई है। ऊर्जा निगम 5 महीने में बिजली उपभोक्ताओं को 324 करोड़ रुपए तक लौटा चुका है। आज की संगोष्ठी का केवल एक उद्देश्य था कि विभाग कल कहाँ था, आज कहाँ है और कल कहाँ जाएगा। विभाग की स्थिति कल क्या थी, आज क्या स्थिति है, हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, उस पर हम लोग विचार रखने के लिए आज बैठे थे। और छूट आप लगातार दे रहे हैं, ये कैसे संभव हुआ और आगे का केदारनाथ में भी आप लोग एक नया प्लान कर रहे हैं, क्या क्या प्लान कर रहे हैं वो बता दीजिए। देखिए, पिछले 5 महीनों से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 5 महीनों में लगातार हमारे पावर परचेज सेल ने या हमारी डिपार्टमेंट की जो भी फोरकास्टिंग टीम है, कमर्शियल टीम है, इन लोगों ने जो अपने फार साइटेडनेस के माध्यम से जो बिजली परचेज किया है, अच्छी बिजली परचेज किया है, उसकी वजह से 324 करोड़ रुपए हम लोग बचा पाए। हर महीने में जितना जितना पैसा बचता था उस पैसे को हम लोगों ने उसी महीने में कैलकुलेट करके कंज्यूमर्स को पास ऑन किया है। ये एक देहरादून में उपनल कर्मियों का नियमितीकरण और कई अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। वहीं उपनल कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय का घेराव भी किया। वहीं उपनल कर्मचारियों के सचिवालय कूच को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कोर्ट जो भी निर्णय लेती है सरकार उसको स्वीकार करती है, इसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन न्यायालय के फैसले के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। में फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने तो जो सरकार की एसएलपी थी उसको खारिज किया। सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। देखिए, न्यायालय जो भी निर्णय लेता है सरकार उसको स्वीकार करती है। उसके लिए एक बार अध्ययन करने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। हमारे जो संसाधन है उन संसाधनों का भी एक बार सरकार मूल्यांकन करती है, लेकिन न्यायालय के निर्णय के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। देहरादून में 2 दिन पूर्व उत्तराखंड बेरोजगार संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए गए मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान युवाओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किए जाने और मार्ग अवरुद्ध करने समेत
अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसके संबंध में बताते हुए देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि किसी भी रैली को निकालने से पहले अनुमति ली जाती है, जो इस रैली में शामिल लोगों ने नहीं ली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पुलिस के वाहन को क्षतिग्रस्त किया, जिसके चलते संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। जैसे राजधानी होने के कारण यहाँ पर प्राय जो है धरना प्रदर्शन होते हैं और इसमें एक जो भी आदेश है सुसंगत, इसमें यह कि जो भी इस तरह के धरना प्रदर्शन जुलूस को निकालेगा उसके लिए एक डीएम महोदय द्वारा एक आदेश भी निर्गत किया गया कि उसमें उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त की जाएगी, जिससे अनुमति देखते हुए स्कूल के टाइमिंग को देखते हुए, भीड़ भाड़ का समय देखते हुए उसको पुलिस द्वारा उसमें नियमानुसार अनुमति दी जाती है। चूँकि जिस तरह का जुलूस अभी विगत दिवस में निकाला गया, इसमें कहीं भी कोई सूचना या कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी और जुलूस जो है काफ़ी समझाने के उपरांत भी जो है इसमें सार्वजनिक मार्गों से मेन पीक टाइम में जाकर वहाँ पर और लगातार 3 से 4 घंटे वहाँ पर रास्ता जाम किया गया, जो एक वीआईपी रोड भी है जहाँ आम आदमी का भी आवागमन होता है और साथ ही साथ इसमें इमरजेंसी सर्विसेज में एम्बुलेंस है, स्कूल के बच्चे हैं, सभी का आवागमन उस रोड से होता है। समझाने के उपरांत भी जब नहीं माना, आंदोलनकारी इसमें नहीं मान रहे थे, तो उनको नियमानुसार जो है वहाँ से बसों में बैठाकर अन्यत्र स्थान पर जाकर उनको निजी मुचलके पर छोड़ा गया था। लेकिन इस गिरफ्तारी के दौरान उसमें बहुत सारे लोगों द्वारा इसमें पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई और सारा जब उनको छोड़ने ले गए तो वहाँ पर एक पत्थर द्वारा जो है जो सरकारी वाहन था उसको भी क्षतिग्रस्त किया गया। क्योंकि जिस तरह की अगर कोई भी संवैधानिक या कोई भी ऐसी डिमांड है जो लोकतांत्रिक तरीके से अगर की जाती है, सही प्लेटफॉर्म पर की जाए, तो उस पर बहुत सारे धरना प्रदर्शन जुलूस है जहाँ पर ज्ञापन लेने के बाद सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा उसको पहुँचाया जाता है या मुलाकात कराई जाती है जो उच्च समाधान के लिए जो भी सक्षम अथॉरिटी है। इस तरह से जो कृत्य किया गया था उसको देखते हुए सुसंगत धाराओं में जो मुकदमा थाना डालवाला में दर्ज किया गया, जिसमें 18 लोग को नामजद किया गया। करीब 60 से 70 लोग ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई जो हमारी रिकॉर्डिंग है उसके आधार पर किया जा रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में विभिन्न मांगों को लेकर उपक्रम कर्मचारियों ने जो सचिवालय कूच किया था उसका असर अब दिखने लगा है। कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठा लिया जाएगा। साथ ही शासन के अधिकारियों ने वार्ता के दौरान आचार संहिता लगे होने के चलते निर्णय लेने पर भी असमर्थता जाहिर की है। वहीं शासन के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता और मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद उपनल कर्मचारियों ने भी अपनी हड़ताल को स्थगित करने का काम किया है। उपनल कर्मचारियों को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा ही कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। हाईकोर्ट के बाद जो फैसला आया था उसके बाद भी राज्य सरकार चुप है और अभी हाल ही में जो कल उनका धरना प्रदर्शन हुआ उसके बाद उन्हें सांत्वना दी गई है कि कुछ समय के बाद उनसे बातचीत करके चुनाव के बाद सीएम धामी इस चीज़ को जो है लागू कर देंगे। किस तरह से देखते हैं उसको? देखिए, ऐसी सरकार शायद किसी राज्य में देखने को नहीं मिलेगी जो न्याय प्रणाली पर जिसका विश्वास ही नहीं है। हाई कोर्ट से उपनल कर्मी जो हैं अपना केस जीत गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि यथावत रखा जाए हाई कोर्ट का निर्देश, और चरणबद्ध तरीके से उपनल कर्मियों को नियमित करने की बात दोनों ने कही है। पर सरकार जो है पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रही है। इसका मतलब अपने पक्ष में नतीजे आने के बाद भी उपनल कर्मियों की झोली खाली की खाली रह गई। ये प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार जितने वादे करती है उतने ही ज़्यादा ये धोखेबाज निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं अब देश की, प्रदेश की जनता को इनकी असली सूरत, इनका चाल चरित्र, चेहरा अब समझ जाना चाहिए कि केवल हवाई जुमले देने का काम भारतीय जनता पार्टी का होता है। जब सही में, असल में समाज के लिए या कर्मचारियों के लिए कुछ करने की नौबत आती है तो ये अपनी पीठ दिखाने का काम करते हैं। उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्र ने जब से जिले में अपनी कमान संभाली है तब से उन्होंने उधम सिंह नगर जिले के समस्त इलाकों की स्वयं मॉनिटरिंग करनी शुरू की है। बता दें कि मणिकांत किसी भी क्षेत्र में बिना सूचना दिए रात को 2-2 बजे किसी भी क्षेत्र में निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। इसी क्रम में उन्होंने दूर दराज के फरियादियों के लिए एक नई पहल शुरू की है। उन्होंने काशीपुर में प्रत्येक मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फरियादों की फरियाद सुनने के लिए
यहां बैठने का मन बनाया है, जहां दर्जनों ग्रामीण और नगर क्षेत्र के फरियादियों ने एसएसपी के सामने अपनी फरियाद रखी। एसएसपी ने पीड़ितों की फरियाद सुनकर बहुत से फरियादियों का मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश कर्मचारियों को दिए। बताना चाहता हूं कि जिस दिन से मैंने उधम सिंह नगर जनपद की कमान संभाली, उस दिन से लोगों की समस्याएं किस प्रकार की हैं, जो इनके प्रार्थना पत्र आते थे उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के उपरांत पता चला कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो कि इस काशीपुर एरिया, जिसमें जसपुर, कुंडा, बाजपुर, इस एरिया के लोग हैं जो वहाँ आ पाने में, रुद्रपुर आ पाने में असमर्थ हैं, और आते भी हैं तो उनको अपनी 2-3 दिन की कमाई इसमें लगानी पड़ती है और अपना समय गंवाना पड़ता है। उन लोगों के लिए मैंने हफ्ते में एक दिन मंगलवार को काशीपुर में एसपी काशीपुर के ऑफिस में बैठना निश्चित किया, जो आज से प्रारंभ हुआ है। और आज वो लोग जिनकी मुझे चिंता थी, उनमें से बहुत सारे लोग आज यहाँ आए भी और अपनी समस्याओं को मेरे सामने रखा। मैंने सभी थानों से भी ये बताया कि आप या तो स्वयं थानाध्यक्ष, और अगर वह किसी दूसरे लॉ एंड ऑर्डर के या किसी अपने पुलिस के कार्य में व्यस्त है तो उनका कोई न कोई प्रतिनिधि अवश्य रहेगा, जिससे कि मौके पर ही तत्काल उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। काशीपुर में नगर क्षेत्र में लंबे समय से बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे सेवा अस्पताल को आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान अनियमितताओं के चलते सीज कर दिया। वहीं अस्पताल पर जुर्माना भी लगाया। बता दें कि आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी और पुलिस ने सेवा अस्पताल पर छापा मारा। इस दौरान वहां अस्पताल प्रबंधन की ओर से अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के कागज पूरे नहीं कराए गए थे और बगैर रजिस्ट्रेशन के अस्पताल में मरीजों का इलाज जारी था। डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी ने बताया कि जब उन्होंने टीम के साथ अस्पताल पर छापे मारे तो ये खुलासा हुआ कि अस्पताल की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो की गई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए अस्पताल की ओर से कार्रवाई पूर्ण नहीं की गई, जिससे अस्पताल अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। जैसे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आजकल सीईए के रजिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल्स की और लैबों की जांच की जा रही है। तो आज जो है मुरादाबाद रोड पर काशीपुर में सेवा अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि पिछले 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और इनके पास जो है मूल रूप से सीएमओ ऑफिस से कोई भी इनका कागजात या सीईए का रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं पाया गया। तो एक महिला एवं यहाँ पे पाई गई जिनका कि ऑपरेशन हुआ है और उनका सीजर ऑपरेशन हुआ है। यहाँ पर एक गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया ने आकर उनका ऑपरेशन किया है। तो उन पर भी चालान निर्धारित किए गए हैं कि जैसे कि डिग्री धारक डॉक्टर अगर अनरजिस्टर्ड अस्पताल में चालान करता है, वो काम करता पाया जाता है, तो उनको भी जुर्माना शुल्क भरना पड़ेगा। और सेवा हॉस्पिटल पे जुर्माना तय किया गया है और इनको जब तक इनके कागजात पूरे नहीं हो जाते हैं सीएमओ कार्यालय से, तब तक इस अस्पताल को सीज किया जाता है। तो मरीजों ने कहाँ रखा है? जी, मरीजों को मरीज एक ही थे यहाँ पर, तो मैं चाह रहा था कि इनको मैं राजकीय चिकित्सालय में भेजूं, लेकिन मरीज का कहना है कि अब हम सही हैं और हम अपने घर जाना चाहते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उत्तराखंड के लोक पर्व एगास को अपने आवास पर मनाने के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी इस पर्व को उत्तराखंड में भी मनाने मंगलवार शाम को कोटद्वार पहुंचे। वहीं कोटद्वार के ऐतिहासिक मालवीय उद्यान में आयोजित हुए एगास पर्व में इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान भैला को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपने हाथों से झुलाते हुए कहा कि आज उत्तराखंड के लोक पर्व एगास को पीएम मोदी की वजह से दुनिया जानने लगी है, जो हर उत्तराखंडी के लिए गर्व की बात है। देवभूमि परंपरा, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है देवभूमि उत्तराखंड। ये कोटद्वार ऋषि मुनियों की धरती है, ज्ञानी तपस्वियों की धरती है, बाबा सिद्ध बलि की ये पवित्र धरती है, करुण ऋषि की पवित्र धरती है। ये धरती में एकादश का प्रोग्राम जो मनाया जा रहा है, एकादशी का इसको रूप माना जाता है। यहाँ हम एकादश कर रहे हैं, पहाड़ी भाषा में हरियाणा में एकादशी को ग्यास बोलते हैं। ग्यास से एकादश हो गई। जिस दिन पता लगा था भगवान राम का, उस दिन एकादशी थी। और जिस दिन जो हमारे सैनिक वहाँ तिब्बत में करने गए थे और त्योहार नहीं मना पाए थे,
तो इस दिन वो पता लगा कि भाई वो वापस आ गए, तो उस दिन एकादशी थी, इसलिए इसका नाम एकादश दे दिया और इसको पर्व से बहुत खुशी से जो है मनाते हैं। आने वाले समय में हम इगास को इस स्तर पर ले जाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नवरात्रों में सब लोग गरबा खेलने गुजरात जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा देखने लोग बंगाल जाते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का एक त्यौहार ऐसा हो जिसको पूरा विश्व पहचाने और पूरा विश्व उस त्यौहार को देखे और हमारी संस्कृति को देखे और उसमें शामिल हो। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है, आने वाले सालों में इगास को और प्रमुखता के साथ और प्रबलता के साथ मनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल स्वयं इगास के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली भी हैं। कल स्वयं देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वयं इगास के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में इगास पूरे दुनिया में पहचाना जाएगा और प्रत्येक उत्तराखंडी इगास पे गर्व महसूस करेगा। मंगलौर सीओ विवेक कुमार ने मंगलौर कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया और सभी पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही पुलिसकर्मियों से हथियार चलाने संबंधित जवाब सवाल भी किए। इस दौरान मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के सभी पुलिस चौकियों के इंचार्ज सहित मंगलौर कोतवाल भी मौजूद रहे। सीओ विवेक कुमार ने बताया कि मंगलौर कोतवाली का बारीकी के साथ निरीक्षण किया गया है और जो कुछ कमियां पाई गई हैं उन्हें ठीक करने के आवश्यक दिशा निर्देश पुलिसकर्मियों को दिए गए। थाना कोतवाली मंगलौर का अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। इसमें साफ सफाई, फसलों का रखरखाव, जो हमारे जितने दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उनका रखरखाव, उनका अपडेशन और जो थाना परिसर की साफ सफाई, माल मुकदमाती, इन सब के संबंध में जो है एक निरीक्षण किया गया है और संतोषजनक पाया गया। कुछ बिंदुओं पे जो भी कमी पाई गई है उनके संबंध में आप लोगों को अवगत करा दिया गया है और साथ ही साथ सभी को निर्देशित किया गया है कि जो पीपल सेंट्रिक है वो पुलिसिंग करें, ईमानदारी से अपना काम करें, आम जन की सुनवाई करें और जो भी आप लोगों का एक सम्मेलन भी इस दौरान लिया गया है। सम्मेलन में जो भी पुलिस कर्मियों की जो समस्याएं हैं उनको भी सुना गया है और इस संबंध में संतोषजनक जो है वो चीज़ें पाई गई हैं। बाकी जिन चीज़ों पे कमियां हैं उनके बारे में निर्देशित। पंतनगर थाना क्षेत्र में बीते दिन बस और पिकअप में की भिड़ंत हो गई थी। पिकअप में सवार मजदूरी करने जा रहे 31 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर एसएसपी सहित तमाम अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। जानकारी के मुताबिक दिनेशपुर के दुर्गापुर निवासी 31 महिला और पुरुष पिकअप से पंतनगर स्थित खेत में मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही पिकअप मटकोटा मोड़ पर पहुंची तो हल्द्वानी से आ रही बस ने पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पिकअप पलट गई। पुलिस ने मजदूरों के ठेकेदार और बस चालक को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ जारी कर दी है। साथ ही दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है। ये ऐसे जो भार वाहनों में सवारी होती है गाड़ियाँ, उनके खिलाफ हम लोगों की लगातार कार्रवाई चलती रहती है। ऐसे ड्राइवर्स के हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको 3 महीने के लिए पहले सस्पेंड भी करते हैं। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि भार वाहनों में सवारी होने पे 3 महीने के लिए डीए को सस्पेंड करना है। बाकी जैसा कि अभी आपको पता ही है कि हम जो लगातार अभियान चला रहे हैं, हम ओवरलोडिंग जो गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ ड्राइवर और मालिक दोनों के खिलाफ FIR करवा रहे हैं। इस तरह की जो भी गाड़ियां हमें मिल रही हैं उसमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा करवाएंगे। ये जो आज की घटना है ये एक अप्रिय घटना है, अफसोसजनक घटना है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो भी गाड़ियां हमें मिलेंगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ मुकदमा कराया जाएगा, सबके DL सस्पेंड कराएगा। सर छोटा हाथी है ये, इसमें 25 से 30 महिलाएं भरी हुई थी, जबकि ये सामान ढोने का वाहन है, तो इस वाहन जो स्वामी है, चालक है, उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई होगी? देखिए इसके खिलाफ जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, पुलिस ने जो चालक है उसके खिलाफ FIR कर ली है। बाकी हम जो इसमें देखेंगे, हम इसमें जो इसका DL है वो सस्पेंड या रिवोक कर देंगे और जैसी भी जो भी संभव सहायता पुलिस को और प्रशासन को रहेगी वो हमारी तरफ से रहेगी इस मामले में। बाकी इस तरह की जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनके खिलाफ हम एक जो अभियान चल ही रहा है उसको और भी तेज़ गति से चलाएँगे ताकि इस तरह की जो भार वाहन में सवारी ढोलने की प्रथा है इसको कम किया जा सके। देखिए आज सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि हल्द्वानी मोड़ की तरफ एक पिकअप ट्रक जा रहा था जिसमें 25 से 30 महिलाएं थी, ज़्यादातर जो लेबर का काम करने दिनेशपुर से पंतनगर के फार्म की तरफ जा रही थी। उस पिकअप को एक बस ने टक्कर मार दी जिसमें पिकअप पलट गया था और ये सारी महिलाएं घायल हो गई थी। इन महिलाओं को तुरंत
ट्रीटमेंट के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से 5 महिलाओं को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया और बाकी महिलाओं का और जो 1-2 पुरुष और थे उनका ट्रीटमेंट यहीं पर फिलहाल चल रहा है। मैम कौन सी गाड़ी थी जिसने धक्का मारा? देखिए अभी तक जो सामने आया कि एक बस थी जो इंटरसिटी बस होती है प्राइवेट, वो थी। क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए अब इसमें जो भी सुसंगत धाराओं में इसमें एफआईआर तुरंत पंजीकृत की जाएगी और इसमें पूरी जांच करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी और गिरफ्तारी की जाएगी। और फिलहाल के लिए इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।